24 अगस्त 2001 की सुबह अटलांटिक ओशन के ऊपर 34,000 फीट की हाइट पर एक मॉडर्न पैसेंजर एयरक्राफ्ट बिल्कुल नॉर्मल क्रूज मोड में उड़ रहा था। एयरक्राफ्ट स्टेबल था, वेदर क्लियर था और कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स भी नॉर्मल रीडिंग्स दिखा रहे थे। इस फ्लाइट में 300 से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे थे जो कनाडा से यूरोप जा रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद इस एयरक्राफ्ट के साथ वो होने वाला था जो मॉडर्न कमर्शियल एविएशन में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। एयरक्राफ्ट का पहला इंजन बंद होने के बाद दूसरा भी बंद हो गया। कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, कोई स्टॉर्म नहीं था, कोई एक्सटर्नल डैमेज नहीं हुआ। फिर भी एयरक्राफ्ट अपनी पावर लूज़ करने वाला था, बिल्कुल अटलांटिक ओशन के बीच में। जब भी एयरक्राफ्ट का एक इंजन फेल होता है तो पायलट ट्रेन होते हैं कि एयरक्राफ्ट को सेफली नियरेस्ट एयरपोर्ट तक ले जाया जा सके। लेकिन जब दोनों इंजन बंद हो जाते हैं तो एयरक्राफ्ट टेक्निकली एक ग्लाइडर बन जाता है, और जब नीचे सिर्फ समंदर हो तो सर्वाइवल का मार्जिन ड्रामेटिकली कम हो जाता है। इसी सिचुएशन का सामना कर रहे थे एक रेल कमर्शियल फ़्लाइट जो ऑपरेट कर रही थी एयर ट्रांजिट। ये फ़्लाइट कनाडा के शहर टोरंटो से पुर्तगाल के शहर लिस्बन जा रही थी। एयरक्राफ्ट एक लॉन्ग हॉल ट्रांसअटलांटिक रूट पर था जहां इमरजेंसी डाइवर्जंस ऑप्शन नेचुरली लिमिटेड होते हैं। अटलांटिक ओशन के ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस फ़्लाइट स्पेशली फ्यूल प्लानिंग और सिस्टम मॉनिटरिंग पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि अल्टरनेट एयरपोर्ट बहुत दूर होते हैं। उस वक्त कॉकपिट को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एयरक्राफ्ट का फ्यूल सिस्टम ऑलरेडी एक हिडन प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्रूज के कुछ ही घंटे बाद कॉकपिट डिस्प्ले पर फ्यूल इम्बैलेंस की इंडिकेशन अपीयर होती है। फ्यूल इम्बैलेंस का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट के दोनों विंग्स में फ्यूल क्वांटिटी इक्वल नहीं है। नॉर्मली ये सिचुएशन अनकॉमन नहीं होती और पायलट्स इसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर से करेक्ट कर लेते हैं। इसी वजह से कॉकपिट इनिशियली रिलैक्स रहता है, लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली थी, और वही मिसअंडरस्टैंडिंग इस फ्लाइट को एविएशन हिस्ट्री के सबसे ड्रामेटिक इंसिडेंट में कन्वर्ट करने वाली थी। कॉकपिट रीडिंग के मुताबिक एयरक्राफ्ट में सफिशेंट फ्यूल होना चाहिए था। फ्लाइट प्लानिंग करेक्ट थी, फ्यूल लोडिंग करेक्ट थी, वेदर कंडीशन भी नॉर्मल थी। फिर भी फ्यूल क्वांटिटी एक्सपेक्टेड रेट से फास्ट डिक्रीज हो रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये था, फ्यूल जा कहाँ रहा है। इस सवाल का जवाब फ्लाइट के दिन नहीं बल्कि उससे 9 दिन पहले छुपा हुआ था। फ्लाइट के कुछ दिन पहले एयरक्राफ्ट रूटीन मेंटेनेंस के लिए हैंगर में खड़ा था। इंस्पेक्शन के दौरान इंजीनियर्स ने इंजन एरिया में हाइड्रोलिक सिस्टम से रिलेटेड एक इशू डिटेक्ट किया। सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक डिसीजन लिया गया कि इंजन रिप्लेस किया जाए। रिप्लेसमेंट इंजन अवेलेबल था, लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन एयरक्राफ्ट के ओरिजिनल सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट जनरेशन का था। डिफरेंस विजिबल नहीं था, लेकिन इंटरनल फिटिंग स्लाइटली डिफरेंट थी। यहाँ से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ जो धीरे धीरे इस फ्लाइट को इमरजेंसी सिचुएशन की तरफ ले जाने वाला था। मेंटेनेंस एविएशन का सबसे क्रिटिकल फेस होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट उस वक्त ग्राउंड पर होता है लेकिन उसकी सेफ्टी फ्यूचर फ्लाइट्स को अफेक्ट करती है। इंस्टॉलेशन के दौरान फ्यूल लाइन और हाइड्रोलिक लाइन का कॉन्फ़िगरेशन परफेक्टली मैच नहीं हो रहा था। ग्राउंड टेस्टिंग के वक्त कोई एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट नहीं हुई। एयरक्राफ्ट को सर्विस के लिए रिलीज़ कर दिया गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एविएशन एक्सीडेंट अक्सर इसी तरह स्टार्ट होते हैं। फ्लाइट ने अपना शेड्यूल फॉलो किया और एयरक्राफ्ट मल्टीपल सेक्टर्स ऑपरेट करता रहा। फिर आती है 24 अगस्त की वो फ्लाइट जहां वाइब्रेशन और ऑपरेशन स्ट्रेस ने एक हिडन मैकेनिकल इंटरेक्शन को एक्टिवेट कर दिया। मेटल कंपोनेंट धीरे धीरे रब होने लगे और इसी फ्रिक्शन ने फ्यूल सिस्टम में एक माइक्रोस्कोपिक क्रैक क्रिएट कर दिया। ये क्रैक इतना स्मॉल था कि किसी सेंसर ने इमीडिएटली डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट था कि फ्यूल लीक स्टार्ट हो गया और यहाँ से रियल इमरजेंसी स्लाइटली डेवलप होने लगी। जब एयरक्राफ्ट हाई अल्टीट्यूड क्रूज में इंटर करता है तो इंजन्स और विंग्स पर कांस्टेंट वाइब्रेशन होती रहती है। ये वाइब्रेशन नॉर्मल होती है और एयरक्राफ्ट डिज़ाइन इसी को टॉलरेट करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन इस फ्लाइट में वाइब्रेशन एक अनयूजुअल जगह इफेक्ट कर रही थी। हाइड्रोलिक लाइन का मेटल फिटिंग धीरे धीरे फ्यूल लाइन के कनेक्ट में आने लगा। हर मिनट फ्रिक्शन बढ़ रही थी, हर वाइब्रेशन मेटल सरफेस को घिस रही थी, और कुछ ही घंटों के अंदर फ्यूल ट्यूब की वाल पर एक छोटा सा क्रैक डेवलप हो गया।
इस क्रैक से फ्यूल लीक होना स्टार्ट हो गया, लेकिन लीक एक्सटर्नल एयर फ्लो की वजह से तुरंत डिसअपेयर हो रहा था। इसलिए ना कोई स्मोक दिखी, ना ही कोई डायरेक्ट कॉकपिट वार्निंग आई। ये फ्लाइट ऑपरेट कर रही थी एयर ट्रांजिट। एयरक्राफ्ट कनाडा के शहर टोरंटो से पुर्तगाल के शहर लिस्बन जा रहा था। अटलांटिक ओशन के ऊपर लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स का एक इम्पोर्टेंट रूल होता है, फ्यूल प्लानिंग एक्सट्रीमली प्रिसाइज होती हैं क्योंकि डाइवर्जेंस एयरपोर्ट लिमिटेड होते हैं। इसी रूट पर एयरक्राफ्ट अब धीरे धीरे अपना फ्यूल खो रहा था, बिना किसी को पता चले। फ्लाइट के कुछ घंटों बाद कॉकपिट डिस्प्ले पर एक अनयूजुअल इंडिकेशन अपीयर होती है, फ्यूल इम्बैलेंस। इसका मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट के दोनों विंग्स में फ्यूल इक्वल नहीं है। नॉर्मली ये एक मैनेजेबल सिचुएशन है। पायलट ने इनिशियल असेसमेंट किया कि ये स्टैंडर्ड इम्बैलेंस केस हो सकता है। एयरक्राफ्ट सिस्टम को देखकर उन्हें कोई इमीडिएट इमरजेंसी फील नहीं हुई। यहाँ एविएशन साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, एक्सपेक्टेशन बाइस। इंसान अक्सर वही एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट करता है जो सबसे कॉमन होती है। फ्यूल इम्बैलेंस कॉमन होता है, लेकिन फ्यूल लीक रेयर होता है, और इसी असम्पशन ने सिचुएशन को क्रिटिकल बना दिया। फ्यूल इम्बैलेंस करेक्ट करने के लिए पायलट्स क्रॉस फीड प्रोसीजर एक्टिवेट करते हैं। क्रॉस फीड का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट के दोनों फ्यूल टैंक्स एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए फ्यूल ट्रांसफ़र करते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में ये करेक्ट डिसीजन होता है, लेकिन इस केस में एक हिडन लीक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। अब जो फ्यूल सेफ साइड में था वो भी लीक होने लगा। कॉकपिट को अब भी एक्चुअल प्रॉब्लम का पता नहीं था, लेकिन फ्यूल क्वांटिटी एबनॉर्मल स्पीड से डिक्रीज हो रही थी। कुछ ही देर बाद कॉकपिट को राइट इंजन पैरामीटर्स में एबनॉर्मल रीडिंग मिलती हैं। फ्यूल प्रेशर अनस्टेबल हो रहा था, थ्रस्ट फ्लक्चुएट कर रहा था, और फिर राइट इंजन फ्लेम आउट हो जाता है। एयरक्राफ्ट अब सिंगल इंजन ऑपरेशन पर आ चुका था। अब सिचुएशन सीरियस हो गई। पायलट्स ने इमीडिएट नियरेस्ट डाइवर्जन एयरपोर्ट्स कैलकुलेट किया। अटलांटिक ओशन के बीच एक आइसलैंड ग्रुप था। डिस्टेंस मैनेजेबल लग रही थी, लेकिन सिर्फ तब जब सेकेंड इंजन कंटिन्यू करता। एयरक्राफ्ट डिसेंट स्टार्ट करता है। कॉकपिट फ्यूल रीडिंग्स दोबारा चेक की जाती हैं। अब नंबर्स लॉजिकली मैच नहीं कर रहे थे। रिमेनिंग फ्यूल एक्सपेक्टेड से कम था। इसी वक्त पायलट को पहली बार फ्यूल लीक का स्ट्रॉन्ग डाउट होता है, लेकिन अब तक काफ़ी फ्यूल ऑलरेडी लॉस हो चुका था। सिचुएशन रैपिडली डेटेरियोरेट कर रही थी। कुछ मिनट बाद लेफ़्ट इंजन भी फ्यूल स्टारवेशन की वजह से बंद हो जाता है, और इसी मोमेंट पर एयरक्राफ्ट कम्प्लीटली पावरलेस हो जाता है। कोई थ्रस्ट नहीं, कोई इंजन पावर नहीं। एयरक्राफ्ट टेक्निकली एक ग्लाइडर बन चुका था। इंजन्स बंद होते ही एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल मोड में शिफ्ट हो जाता है। रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय होती है। ये एक छोटा टरबाइन होता है जो एयरफ्लो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इस सिस्टम का पर्पस होता है कि बेसिक फ़्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेशनल रहें। कॉकपिट को अब सिर्फ इसेंशियल डाटा मिल रहा था, और अब पायलट्स के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, परफेक्ट ग्लाइड कैलकुलेशन। कैबिन के अंदर पैसेंजर्स ने सडन साइलेंस नोटिस की। नॉर्मली इंजन्स की कंटिन्यूस हमिंग सुनाई देती है, अब सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही थी। क्रू ने इमरजेंसी अनाउंसमेंट की, लाइफ जैकेट प्रिपेयर करने को बोला, ब्रेस पोजीशन इंस्ट्रक्शन दी गई। अब पैसेंजर को रियलाइज़ होने लगा कि सिचुएशन सीरियस है। कुछ लोग दुआ करने लगे, कुछ लोग शौक में बिल्कुल चुप हो गए थे। पायलट्स कंटिन्यूसली कैलकुलेशन कर रहे थे, डिस्टेंस टू रनवे, करंट एल्टीट्यूड, ग्लाइड रेशो, विंड डायरेक्शन। अगर एयरक्राफ्ट थोड़ा भी ज़्यादा डिसेंट करता तो रनवे तक पहुंचना मुश्किल था। अगर स्पीड इनकरेक्ट होती तो एयरक्राफ्ट अनस्टेबल हो सकता था। इंजन पावर के बिना लैंडिंग का मतलब होता है सिर्फ एक अटैम्प्ट, गो अराउंड का ऑप्शन नहीं होता। अंधेरे हॉरिजॉन पर पायलट्स को रनवे लाइट्स नज़र आती हैं। ये मूवमेंट एक्सट्रीमली क्रिटिकल होता है। एयरक्राफ्ट अब ग्लाइड पाथ पर अलाइन किया जाता है। लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन लिमिटेड होती हैं क्योंकि हाइड्रोलिक पावर रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। पायलट्स को स्पीड मैन्युअली मैनेज करना पड़ती है। कैबिन में कंप्लीट साइलेंस होता है। सब लोग लैंडिंग का इंतज़ार कर रहे थे। एयरक्राफ्ट रनवे थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है, टचडाउन हार्ड होता है, टायर ब्रस्ट हो जाते हैं, ब्रेक एक्सट्रीमली हीट जनरेट करती हैं।
एयरक्राफ्ट रनवे पर शेक करता हुआ स्लो हो जाता है। एयरक्राफ्ट फाइनली रुक जाता है। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहता है, फिर कैबिन में तालियां गूंज उठती हैं। 306 लोग जिंदा बच चुके थे, जो किसी मिरेकल से कम नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होता है कि इंसिडेंट किसी एक फेलियर की वजह से नहीं हुआ, ये मल्टीपल स्मॉल फैक्टर्स का चेन रिएक्शन था। मेंटेनेंस कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच, फ्यूल लीक डिटेक्शन लिमिटेशन, चेक लिस्ट एग्जीक्यूशन एरर, ह्यूमन एजम्पशन बाइस। एविएशन इंडस्ट्री में इस इंसिडेंट के बाद फ्यूल सिस्टम इंस्पेक्शन प्रोसीजर को अपडेट किया गया। मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेस प्रोटोकॉल को भी इम्प्रूव किया गया। मॉडर्न एयरक्राफ्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होते हैं, लेकिन एविएशन का सबसे क्रिटिकल एलिमेंट अब भी ह्यूमन डिसीजन ही होता है। कभी कभी सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स का मैकेनिकल डिफरेंस और कुछ सेकंड का ऑपरेशनल डिसीजन कई सौ लोगों की ज़िंदगी का फैसला कर देता है। और इस फ्लाइट ने प्रूव किया कि जब इंजन्स फेल हो जाएं तब भी स्किल और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को ज़मीन तक ला सकती है।